नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 20 में डॉक्टर साहब के क्लिनिक में, जिसका नाम है डॉक स्ट्रीट हेल्थ केयर। और आज एक बार फिर हम मौजूद हैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी के साथ, और आज हम फिर से एक बार ईएनटी की ही कुछ कॉमन समस्याओं पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में। जी10 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वेलकम टू दी दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आज कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, हमने काफ़ी ईएनटी की समस्याओं को ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं ईएनटी की वो समस्याएं जो कि अप्रैल के महीने में खासकर सामने आती हैं। जैसे कि आपको शायद नहीं पता होगा, ज़्यादातर दर्शकों को हम बता दें कि ये हेड एंड नेक अवेयरनेस मंथ के नाम से अप्रैल को जाना जाता है। और अभी इस वक्त हमारा हेड एंड नेक अवेयरनेस वीक भी चल रहा है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर से जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। तो अप्रैल का जो महीना है ये वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में हेड एंड नेक कैंसर मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में हम जनता में ये जागरूकता फैलाते हैं कि किन किन पदार्थों के सेवन से या किन किन चीज़ों से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, उससे हम कैसे उन चीज़ों से हम प्रिवेंशन करें और कैसे कैंसर की स्क्रीनिंग को हम जोर शोर से हम उसकी तरफ आगे बढ़ें, ताकि ये जो बीमारी है इसका जल्दी डायग्नोसिस हो और जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर में अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट ये डिक्टम होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर हम ऐसे रिस्क फैक्टर निकाल पाएँ ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इन पेशेंटों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अवेयरनेस इसी चीज़ के लेके आते हैं हम कि अगर रिस्क फैक्टर ऑलरेडी है तो हम काउंसिल करें जनता को कि इन्हीं चीज़ों का सेवन ना करें या इन्हीं चीज़ों से बचें, ताकि आगे चल के कैंसर डेवलप होने की संभावना कम हो। हेड एंड नेक कैंसर के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता है अर्ली स्टेज पे, तो इसके मुख्य सिम्टम्स क्या हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो नाक कान गले के जो और स्पेसिफिकली ओरल कैविटी मुंह के कैंसर वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर्स में आते हैं। और अगर मेल्स में बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर है पूरी बॉडी के अंदर में। और इसके अंदर में अगर हम चालू करें नाक से, तो नाक के अंदर में कुछ बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कुछ होते हैं मैलिग्नेंसी। तो हम बात कर रहे हैं कैंसर की, तो नाक के अंदर जो कैंसर होते हैं उसमें एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा, ये पैथोलॉजिकल वैराइटीज़ होती हैं। कुछ रेयर कार्सिनोमा होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्थेशियोन्यूरोब्लास्टोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा। जो भी है, इसमें जो मेन सिम्टम रहते हैं वो नाक से खून का आना, लगातार नाक का बंद रहना, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग हो जाना या आँखों के अराउंड स्वेलिंग हो जाना, या नमनेस हो जाना चेहरे के ऊपर में। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स नाक के ट्यूमर में हो सकते हैं, या अचानक से सूंघ का चले जाना। अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की। तो मुंह के कैंसर की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कोई भी छाला जो कि मुंह में है, जो कि हील नहीं हो रहा है बहुत लंबे टाइम से, जो कि बढ़ नहीं रहा हो छाला ऐसा, या उससे खून आना चालू हो गया हो, या गले में कोई गांठ ऐसी आ रही है जो कि हार्ड नोड इसको हम बोलते हैं, और वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अचानक से बढ़ा है, मतलब है ना। तो इस केस में हमको सचेत हो जाना चाहिए, तुरंत हमको चिकित्सीय जांच और परामर्श जरूर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके अंदर में। और जहाँ की तक बात करें कान की, तो कान में कार्सिनोमास बहुत रेयरली होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बेनाइन ट्यूमर्स ही होते हैं कान के अंदर में, पर हाँ स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा कभी कभी वहाँ पे मिल सकता है। तो मुख्य कारण क्या है हेड एंड नेक कैंसर होने के? जैसे शरीर में बाकी जगह कैंसर के जो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो हम इनको डिवाइड करते हैं होस्ट फैक्टर एंड एनवायरनमेंट फैक्टर। मतलब कुछ फैक्टर जो पेशेंट के अंदर हैं और कुछ एनवायरनमेंट के अंदर में है। तो सबसे होस्ट फैक्टर में आ गए एक तो जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। कुछ स्पेसिफिक जीन म्यूटेशंस होते हैं जो कि पेशेंटों को कार्सिनोमास के लिए कैंसर के लिए प्रिडिस्पोज कर देते हैं। उसके बाद आ गया तंबाकू का सेवन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि हम बोलते हैं कि ये कार्सिनोजन है। हम सब जानते हैं तंबाकू का सेवन जिसमें कि निकोटिन होता है, वो एक कैंसर कॉजिंग पदार्थ, या हम उसको बोलें कार्सिनोजन है। उसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, या फॉर्मेलिन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि नाक के कैंसर कर सकते हैं।
तो ऐसा कोई एटमॉस्फेरिक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये कैंसर होते हैं? तो एटमॉस्फेयर में तो टिपिकली हम ये बोलें कि टिपिकली जो केमिकल्स जो मैंने आपको बताए, टिपिकली वो। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इप्स्टीन बार वायरस। जो इप्स्टीन बार वायरस है, ये टिपिकली नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमास को हम बोलते हैं, उसका ये कर सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसके इलाज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सारा जो इलाज है वो दवाइयों के इस्तेमाल से ही किया जाता है या फिर सर्जरी की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है? तो देखिए, मैं ऐसा चाहूँगा कि इलाज से पहले हम जाएंगे डायग्नोसिस के ऊपर में। अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, लगातार स्क्रीनिंग कराना, और स्पेसिफिकली जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट्स हैं, जो लगातार बहुत लंबे टाइम से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं सॉरी, तो उन पेशेंट्स में टिपिकली हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए। तो अंदर मुंह में अगर छाला है तो उसको पालपेट करके हम देखते हैं उसमें इंड्यूरेशन है कि नहीं है, और अगर नाक के अंदर हम जांच करके एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि ना अंदर कोई ऐसा मास तो नहीं है, ठीक है। और गले के अंदर में लारिंगोस्कोपी करके हम देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स के ऊपर में कोई ऐसा छाला या कोई मास तो नहीं है। तो रेगुलर जांच ये बहुत ज़रूरी होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर डायग्नोज हो चुका है, मतलब हमने बायोप्सी ले लिया, बायोप्सी प्रूवन हो चुका है कि ये कार्सिनोमा है, तो फिर अर्ली डायग्नोसिस, उसमें कोई दूसरा वो नहीं है, अर्ली ट्रीटमेंट चालू करना है आफ्टर डायग्नोसिस। और ट्रीटमेंट के अंदर में इसमें टिपिकली डिपेंड करता है कहाँ का कार्सिनोमा है, नंबर 1, और नंबर 2 किस स्टेज में है, इसकी स्टेजिंग करी जाती है ना, अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज, है ना। तो इसके ट्रीटमेंट के तौर पे आपको पहले जानना होता है अर्ली डायग्नोसिस हुआ है या नहीं, उसके हिसाब से आप अर्ली ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं। अब हेड एंड नेक कैंसर की बात हुई है, इसके साथ ही इस तौर पर अगर अवेयरनेस फैलाने की बात की जाए तो लोगों में बहुत कम है, उनको ज़्यादातर इस तरीके के कैंसर के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? नंबर 1 जागरूकता में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको रिस्क फैक्टर जो है ना वो कम करने हैं। तो तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग में हो, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी, या फिर वो जो तंबाकू चबाते हैं, तो तंबाकू का सेवन हमको बंद करना है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट्स में हमको स्क्रीनिंग लगातार करते रहनी है, यह नहीं कि एक बार करा छोड़ दिया, फिर लगातार स्क्रीन करना है हमको, है ना। उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस में बायोप्सी लेके फिर हमको ट्रीटमेंट चालू कर देनी है। जी, जी। इसके साथ अगर मैं अगली समस्या पे बढ़ूँ तो हेड एंड नेक कैंसर के बाद एक समस्या आती है राइनाइटिस और टिनिटस। तो इन दोनों समस्याओं के बारे में भी मैं आपसे एक एक करके चर्चा करना चाहूँगी। पहले आप टिनिटस के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये एक्चुअल में है क्या? तो टिनिटस का मतलब होता है कान से आवाज़ आना। कुछ पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि कान से आवाज़ आ रही है। अब वो वास्तविक आवाज़ है कि नहीं है, पहली बात, है ना। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स किसी पेशेंट को आवाज़ आ रही है, ऑब्जेक्टिव मीन्स पेशेंट को भी आवाज़ आ रही है और क्लिनिशियन को भी आवाज़ आ रही है। अब इसके भी बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो उसके लिए हमको एक एक करके कारण की तरफ जाना पड़ता है। सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री मतलब प्योर ऑडियोमेट्री। उसके अलावा फिर हम दूसरे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो कॉज बहुत सारे हैं, ऐसे कारण बहुत सारे हैं, एक एक करके हम वो कारण निकाल सकते हैं जांच के बाद में। तो इसके इलाज के तौर पर आप किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हैं? सबसे पहले तो हमको कॉज निकालना पड़ता है किस कारण से, है ना। उसके बाद में टिपिकली कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और कभी कभी काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मतलब जैसे बच्चों में हमने पिछली बार आपसे जाना था कि उनको बातों में फंसाना पड़ता है, उनको थोड़ा सा उलझाना पड़ता है, उसके बाद उनके इलाज को किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पेशेंट्स को किस तरीके से समझाया जाता है? तो कुछ पेशेंट होते हैं कि उनमें कोई आवाज़ नहीं होती पर उनको लगता है कि आवाज़ आ रही है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, वो तनाव की वजह से भी हो सकता है। तो टिपिकल ट्रेनिंग, वो साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप तनाव कम कीजिए, और साइकोथेरेपी वगैरह दी जाती है ना। तो ये है। अभी हमने हेड एंड नेक कैंसर की बात की थी, तो उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके प्रकार क्या क्या हैं? अलग अलग प्रकार के कैंसर जैसे जान जाते हैं, इसमें अलग अलग क्या प्रकार हैं? तो अब वो डिपेंड करता है किस एरिया का कैंसर है। अगर मैं बात करूँ मुंह का कैंसर, तो सबसे कॉमन जो होता है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। बाकी बहुत सारे है, लिस्ट है पूरी, है ना। वो अलग अलग टाइप के वो कैंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। जी, जी।
इसी के साथ एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में हमने जाना कि आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काफ़ी इलाज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ। तो एलर्जिक राइनाइटिस टिपिकली जैसे कि पहले हमने बात भी करी है कि लगातार छींकों का आना। एलर्जिक मीन्स कोई भी चीज़ जो कि बाहर से नाक के अंदर जा रही है। राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसा। इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि लगातार छींकों का आना, नाक से डिस्चार्ज होना, स्राव होना, सुगंध का जाना, एनोस्मिया या हाइपोस्मिया, ठीक है। और इसका जो डायग्नोसिस है वो टिपिकली हिस्ट्री से निकल जाता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो कि सीधा माइजी लेवल हो गया या स्नोफिल काउंट हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर में सबसे पहले प्रिवेंशन है, मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक होती है, लिकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट होते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर असर नहीं पड़ रहा है तो फिर हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में आपने क्या नोटिस किया है कि ज़्यादातर ये समस्या किन लोगों को की हो जाती है? एक्सपोजर सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सपोजर, अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है ना, लगातार धूल मिट्टी से या ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाहन है, मतलब है ना। तो और कुछ इंडिविजुअल्स एटोपिक होते हैं। एटोपिक का मतलब है दे आर प्रीडिस्पोज टू दी एलर्जी, है ना, तो उनमें जल्दी होता है ये। बैच इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगी। आजकल मार्केट में कई सारी ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो ये दावा करती हैं कि 5 मिनट के अंदर-अंदर गले की खराश ठीक हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर-अंदर दर्द ठीक हो जाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि ये दवाइयाँ किस हद तक सही हैं? देखिए, कुछ होते हैं मिथ्स और मिथ, है ना, जिसको हम बोलते हैं, है ना, और कुछ होते हैं फैक्ट्स, है ना। वो जो जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर कुछ आपको वो कुछ भी अगर है तो आप उसको पहले पढ़ें, उसका ना लिटरेचर पढ़ें, उसका फ़ायदा है कि नहीं, एक्सपर्ट की एडवाइस लें, है ना। उसके बाद क्योंकि आप उसको ले रहे हैं शरीर के अंदर में, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि सेहत आपकी है ना। आप अपने सेहत के लिए उसको पहले आप पढ़ें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें, उसके बाद उस चीज़ को लें आप। एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि नेज़ल स्प्रे का जो यूज़ होता है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने के काफ़ी नुकसान भी होते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप कुछ बताएँ। तो नेज़ल स्प्रे का, हाँ, जो पेशेंट है वो ज़्यादातर लेट के ले लेते हैं, और लेट के नहीं लिया जाता। स्प्रे को हमेशा बैठ के लेना होता है, झुक के लेना होता है, और क्रॉस करना होता है उसको, है नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना कड़वा होता है, तो बहुत सारे पेशेंट 1 दिन लेके 2 दिन लेके छोड़ देते हैं उसको। पर स्प्रे काम तभी करते हैं जब ये थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में लिए जाते हैं। तो कॉम्प्लाइंस बहुत ज़रूरी है ना। तो हम पेशेंट से पूछते हैं जब फॉलोअप में आते हैं कि आपने स्प्रे कितने दिन लिया है, तो बता देते हैं 2 दिन लेके छोड़ दिया हमने, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसको जितना ड्यूरेशन बताई जाए, जितनी डोज बताई जाए, वो डोज पे आप ले, तब वो काम करेंगे ढंग से, मतलब, है ना। एक और मेरा सवाल रहेगा, बच्चों और बूढ़ों से लेकर आपने ज़्यादातर किस तरीके की समस्याएं हैं जो बच्चों में और बूढ़ों में पाई, और उन दोनों के इलाज में सबसे बड़ा फ़र्क क्या रहता है कि इलाज के दौरान बच्चों की क्या ख्याल रखा जाता है और बूढ़ों की क्या ख्याल रखा जाता है? ये दोनों एज ग्रुप थोड़े से ना सॉरी बच्चे और बूढ़े, है ना, तो इनमें खासकर ये स्पेसिफिक एज ग्रुप्स होते हैं। इनका हम बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कारण यह है कि बच्चों के अंदर कुछ नाक कान गले की बीमारियां होती हैं जो कि कभी कभी थोड़ा सा घातक हो सकती है ना। तो उसमें थोड़ा सा हमको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि गले में सूजन आ गई अगर, उसको हम बोलते हैं लोडिस एंजाइना, तो उस केस में कभी कभी अचानक से गले पे स्वेलिंग बढ़ जाती है जो कि थोड़ा हानिकारक हो सकती है। तो बच्चों में जरा सा भी इन्फेक्शन अगर होता है नाक कान गले के अंदर में, हमको जरूर बहुत फोकस होके उस चीज़ को डायग्नोस करना पड़ता है। कुछ एब्सेस होती हैं, पस पड़ जाते हैं गले के स्पेसेस के अंदर में, या तो उन केस में हमको बहुत जल्दी डायग्नोस और बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट चालू करनी होती है। बात आती है अब एडल्ट एज ग्रुप की। तो एडल्ट एज ग्रुप में प्राय समस्या 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, जैसे क्रोनिक डिसीज़ हो गई, कान में सुनने की क्षमता कम हो गई है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस्बाइक्यूसिस। और कुछ समस्याएं होती हैं कि जो कि बहुत जल्दी उनको हमको डायग्नोस करना पड़ता है, जैसे कि हमने बात करी कार्सिनोमा की, है ना। तो अगेन ये 2 स्पेक्ट्रम जो है, इनमें हम बहुत ज़्यादा हमको सचेत होकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। जी जी।
इसी के साथ इस इंटरव्यू के, इस बातचीत के अंत पर पहुंचते हुए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन भी है और जी10 न्यूज़ की तरफ से हम डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ साथ आज ईद का भी मौका है, तो मैं आपसे एक बार विनती करूँगी हमारे दर्शकों को ईद की शुभकामनाएं ज़रूर दें। तो सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर्षोल्लास से मनाइए। और जी10 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में जागरूकता लेके आना, ये आपके लिए बहुत अप्रिशिएशन करना चाहिए आपका। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने के लिए। और जी10 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं बता दूं, हम एक बार फिर पेश होंगे ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण बातचीत के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी10 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।